चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, गर्मियों का वो महीना था जब मैं छत पर टांग पसारे सो रहा था कि तभी आसमान में काले बादल छा गए। और जब बादल की गड़गड़ाहट की आवाज़ मेरे कानों में आई तो उस बादल की गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनकर मेरी आंखें खुल गई। तो आसमान में उस वक्त बिजलियां चमक रही थी और हवाएं भी बहुत तेज चल रही थी। अब ये देखकर मैं अपने बिस्तर को समेटने लगा। अभी मैं बिस्तर को समेट ही रहा था कि तभी मेरी नज़र नीचे एक कुआं पर गई। तो मैंने देखा कि उस कुएं के पास कोई बैठा हुआ है, जिसे देखकर मैं हैरान हो गया कि इतनी रात को कौन उस कुएं के पास बैठा हुआ है। अभी मैं इसी सोच में ही था कि तभी आसमान से बिजली चमकी। उस बिजली की चमक की रोशनी उस कुएं की तरफ गई तो मैंने देखा कि वहां पर कोई औरत बैठी थी। अब ये देखकर मैं घबरा गया कि इस तूफानी रात में वो औरत उस कुएं के पास क्या कर रही है। अभी मैं यही सोचते हुए उस औरत की तरफ ही देख रहा था कि तभी वो औरत अचानक से गायब हो गई। अब उस औरत को गायब होता हुआ देखकर मैं बहुत ही ज्यादा डर गया। अभी मैं डरा से मैं उस कुएं की ओर ही देख रहा था कि तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। कंधे पर हाथ देखकर अब मैं और भी ज्यादा डर गया था। और जब डरते हुए मैंने पीछे की तरफ पलट कर देखा तो उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और अब मैं इधर से उधर नहीं हो पा रहा था। दरअसल मैंने देखा कि वो वही औरत थी जिसे मैंने अभी उस कुएं के पास देखा था। उस औरत का भयानक रूप देखकर मेरे हाथ पैर कांप रहे थे और अब मेरी आवाज भी नहीं निकल रही थी। अब मैं चीखने चिल्लाने की बहुत ही कोशिश करने लगा पर मेरी आवाज ही नहीं निकल रही थी कि तभी उस औरत ने मेरा गला पकड़ लिया। और उस औरत के गला पकड़ते ही मानो मेरी जान ही निकलने वाली थी कि तभी मेरी चीख निकल गई। मेरी चीख निकलते ही जब मेरी आंख खुली तो मेरे सामने मेरे पापा खड़े थे और मैं खाट पर लेटा हुआ था और आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। अब ये देखकर मैं हैरान हो गया कि अभी जो मैंने कुछ समय पहले देखा था वो एक सपना था, जिसे देखकर मैं बहुत ही ज्यादा डर गया था। कि तभी पापा ने कहा कि क्या हुआ जो तू इस तरह चीख रहा था। पापा के इतना कहने पर मैंने कहा कि मैंने बहुत ही बुरा सपना देखा था जिस वजह से मेरी चीख निकल गई। मेरे इतना कहने पर पापा ने मुझे नीचे चलने को कहा और साथ ही ये भी कहा कि मौसम भी खराब हो रहा है और शायद बारिश भी होने वाली है। अब पापा के इतना कहते ही मैं अपना बिस्तर समेटने लगा पर बार बार मेरी नज़र छत से उस कुएं की ओर ही जा रही थी पर उस कुएं के पास मुझे कोई भी नजर नहीं आया। और फिर मैं बिस्तर समेटकर छत से नीचे आ गया। नीचे आते मैं अभी बरामदे में खाट लगाकर लेट गया पर बार बार मेरे मन में वही चल रहा था जो मैंने कुछ समय पहले सपने में देखा था और अब मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। अब देखते ही देखते बारिश की बूंदाबांदी भी होने लगी थी और उन बूंदाबांदी के साथ आसमान में बिजलियां भी कड़क रही थी, जिस वजह से मुझे और भी ज्यादा डर लग रहा था। पर जैसे मैं अपनी आंखें बंद करता तो वैसे मुझे लगता कि वो औरत मेरे सर के पीछे खड़ी है, जिस वजह से मैं पूरी रात सो नहीं पाया। और जब सुबह के 5 बजे तब जाकर मेरी आंख लगी और जब मेरी आंख खुली तो सामने पापा खड़े थे। फिर जब मेरी नज़र दीवार पर लगी घड़ी पर गई तो मैंने देखा कि दोपहर के 12 बज रहे थे। और फिर जब मैंने पापा की ओर देखा तो उन्हें देखकर लग रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे, क्योंकि पापा ने मुझे कल राजेंद्र चाचा को पैसा देने को कहा था और मैं अभी तक सो रहा था। पापा का गुस्सा 7वें आसमान पर था और उनका गुस्सा देखकर मैं उन पैसों को लेकर अपनी बाइक से राजेंद्र चाचा के घर की ओर जाने लगा। अभी मैं बाइक चलाते हुए जा ही रहा था कि दोपहर के समय गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था और धूप की वजह से कोई भी रोड पर नजर नहीं आ रहा था। धूप काफ़ी होने की वजह से मैंने बाइक रोक दी और जो मैंने गले में गमछा लिया हुआ था उस गमछे को चेहरे पर बांधने लगा। अभी मैं बाइक को रोककर उस गमछे को चेहरे पर बांध रहा था कि तभी मेरी नज़र एक औरत पर गई जो मेरी ही तरफ आ रही थी। और उस औरत को देखकर मैं मन ही मन सोच रहा था कि इस कड़ाके की धूप में ये औरत कहाँ पर जा रही है। कि तभी वो औरत अचानक से मेरे नज़दीक आ गई और उस औरत को पास में देखकर मैं हैरान हो गया कि अभी तो ये औरत यहाँ से काफ़ी दूर थी, फिर अचानक से ये औरत यहाँ पर कैसे आ गई। अभी मैं इसी सोच में ही था कि तभी मेरी नज़र उस औरत के पैर पर गई और उस औरत का पैर देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया। डर से मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। दरअसल मैंने देखा कि उस औरत के पैर पीछे मुड़े हुए थे, जिसे देखकर मेरे दिल की धड़कनें बहुत ही ज़्यादा तेज हो गई थी। तभी वो औरत मेरे पास आई
और उस औरत को अपने पास देखकर मेरा शरीर सुन्न पड़ने लगा था। और जब उस औरत ने अपने सर से पल्लू हटाया तो उसे देखकर मेरी रूह कपकपा गई। दरअसल मैंने देखा कि जिस औरत को मैंने सपने में देखा था वही औरत अब मेरे सामने खड़ी थी और जिसकी शक्ल बहुत ही ज़्यादा भयानक थी, जिसे मैं आप सभी को बयां भी नहीं कर सकता। उस औरत का भयानक रूप देखकर मैं वहीं पर बाइक से नीचे गिर पड़ा और नीचे गिरते मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। और जब मुझे कुछ समय बाद होश आया तो मैं खाट पर लेटा हुआ था और मेरे चारों तरफ लोग खड़े थे। अभी वो सभी लोग मेरी तरफ ही देख रहे थे कि उन सभी को देखकर मैं खाट से उठकर बैठ गया और मेरे पास बैठे एक आदमी ने कहा, क्या हुआ था जो तुम वहां पर बेहोश हो गए थे? उस आदमी के इतना कहने पर मैंने उस आदमी को सारी बात बताई। मेरी बात सुनकर उन सभी के होश उड़ गए, पर मेरी बात सुनकर वहीं पर खड़ी एक औरत मुझे कुछ बताने वाली थी कि तभी मेरे पास बैठे उस आदमी ने मुझे उस औरत को बताने से मना कर दिया। उस आदमी के मना करते ही वो औरत चुप हो गई और फिर उस औरत ने कुछ नहीं बोला। फिर मैंने उस औरत से पूछा, पर उस औरत ने फिर भी कुछ नहीं बताया। पर उन सभी का चेहरा देखकर साफ जाहिर था कि कुछ तो था जो ये बता नहीं रहे थे। फिर मैं अपनी बाइक लेकर राजेंद्र चाचा के पास जाने के लिए अपनी बाइक स्टार्ट ही कर रहा था कि तभी उस आदमी ने कहा कि मझगवा जा रहे हो क्या? उस आदमी के इतना कहते ही मैंने सर हाँ में हिलाते जवाब दिया। मेरे इतना कहते ही वो आदमी भी मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो गया और फिर हम दोनों मझगवा की ओर निकल पड़े। पर बार बार मेरे मन में वही सब सवाल घूम रहे थे कि वो औरत कौन थी। अब यही सब मेरे मन में चल रहा था। और फिर कुछ समय के बाद हम मझगवा मार्केट में पहुंच गए। मार्केट में पहुंचते उस आदमी ने मुझे बाइक रोकने का इशारा किया और उस आदमी के इशारा करते ही मैंने बाइक को वहीं पर रोक दिया। बाइक के रुकते ही वो आदमी मुझे ये कहकर गया कि संभाल कर जाना। इतना बोलकर वो आदमी वहां से चला गया और फिर मैं राजेंद्र चाचा के घर की ओर जाने लगा। फिर कुछ समय के बाद जब मैं राजेंद्र चाचा के घर पहुंचा तो मैंने देखा कि चाचा कुटी वाली मशीन चला रहे थे और चाची मशीन में घास लगा रही थी। मुझे देखकर राजेंद्र चाचा ने मशीन को बंद कर दिया और मैं बाइक से उतरकर उनके पास गया तो उन्होंने मुझे खाट पर बैठने का इशारा किया। उनके इशारा करते ही मैं उस खाट पर बैठ गया। खाट पर बैठते मैं वो पैसे निकालकर राजेंद्र चाचा को देने लगा, पर मुझे पैसा देता हुआ देखकर उन्होंने कहा कि मैंने जिस काम के लिए पैसा मंगाया था वो काम ही नहीं हुआ है। अगर तुम्हें इन पैसों की ज़रूरत हो तो तुम ले जाओ और फिर जब ज़रूरत होगी तो मैं फिर से मांग लूँगा। अब चाचा के इतना कहने पर मैंने चाचा जी से कहा, नहीं चाचा, अभी आप इन पैसों को अपने पास रखो। मेरे इतना कहने पर चाचा ने वो पैसा चाची को रखने के लिए दे दिए और साथ ही चाय बनाने को कहा। चाचा के इतना कहते मैंने चाचा से कहा, नहीं चाचा रहने दो, क्योंकि चाय पीते पीते काफ़ी समय हो जाएगा और अब अंधेरा भी होने को है। मेरे इतना कहने पर चाचा ने कहा कि मैं भी साथ में चल रहा हूँ, मुझे सुनील भाई के घर जाना है, वहाँ पर तुम मुझे छोड़ देना और फिर तुम वहाँ से अपने घर चले जाना। अभी मैं और चाचा बातचीत ही कर रहे थे कि तभी चाची चाय बनाकर ले आई और हम दोनों ने चाय पी और चाय पीकर फिर मैं चाचा हम दोनों साथ में निकल पड़े। अब अंधेरा भी काफ़ी होने लगा था। जैसे मैं बाइक लेकर उसी जगह पर पहुंचा जहां पर मैंने उस औरत को देखा था तो मैंने सोचा कि ये बात चाचा जी को बता देता हूं। अभी मैं चाचा को बताने जा रहा था कि चाचा ने कहा, ये जो सामने पेड़ दिखाई दे रहा है उसी पेड़ पर एक औरत फांसी लगाकर मर गई थी और गांव वालों का कहना है कि उस औरत की आत्मा आज भी भटकती रहती है। चाचा के इतना कहने पर फिर मैंने उन्हें सारी बात बताई। मेरी बात सुनकर चाचा भी घबरा गए और उन्होंने मुझे बाइक सीधे घर लेकर चलने को कहा। चाचा के इतना कहने पर मैं बाइक लेकर सीधे घर जा पहुंचा और घर पहुंचते ही चाचा ने मुझे एक गिलास पानी लाने के लिए कहा। चाचा के इतना कहते ही मैं चाचा के लिए घर में से पानी लाने के लिए गया और जब मैं पानी लेकर आया तो चाचा मेरे साथ घटी घटना को मम्मी पापा को बता रहे थे। चाचा की ये बात सुनकर मम्मी पापा का भी चेहरा उतर गया कि तभी पापा ने मुझे अपने पास बुलाया और मेरे गले में ताबीज़ को ढूंढने लगे। तभी मैंने पापा से कहा कि पापा वो लॉकेट तो अचानक ही कहीं गायब हो गया है या कहीं पर गिर गया है। मैंने उस ताबीज़ को ढूंढने की बहुत कोशिश की पर वो कहीं नहीं मिला। मेरी बात सुनकर पापा बहुत ही ज़्यादा डर गए थे कि तभी पापा ने अभिषेक के पास कॉल किया। दरअसल अभिषेक मेरे गांव में रहता था जो कार ड्राइवर था। पापा ने अभिषेक को कॉल करके कार लेकर घर आने को कहा। इतना बोलकर पापा ने फ़ोन काट दिया
पर उन सभी का चेहरा देखकर ये साफ जाहिर था कि कुछ तो था जो मम्मी पापा मुझे बता नहीं रहे थे। मम्मी पापा का घबरा हुआ चेहरा देखकर मैंने पापा से पूछ ही लिया, क्या हुआ पापा, आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? मेरे इतना कहने पर पापा ने कहा कि कुछ नहीं बेटा, और इतना बोलकर वो चुप हो गए कि तभी मुझे एक कार घर की तरफ आती हुई नजर आई। और जब वो कार घर के पास आकर रुकी तो पापा ने मुझे और चाचा को कार के अंदर बैठने का इशारा किया। पापा के इशारा करते ही मैं और चाचा कार के अंदर बैठ गए। कार में बैठते मम्मी पापा घर के अंदर गए और जब घर से बाहर आए तो मैंने देखा कि पापा हाथ में लालटेन जैसा कुछ लिए हुए थे और उसके अंदर कुछ घूम रहा था, पर वो बहुत ही अजीब तरह का था। और जैसे पापा कार के पास आए तो मैंने पापा से पूछ ही लिया, पापा ये क्या है? मेरे इतना कहते ही पापा बिना कुछ बोले ही कार के अंदर बैठ गए। पापा की कार में बैठते ही अभिषेक भाई कार को स्टार्ट करके पापा की बताई हुई जगह पर लेकर जाने लगे। पर अब रात भी काफी हो चुकी थी। मैं कार में बैठकर कार से बाहर की ओर देख रहा था कि तभी मेरी नजर एक पेड़ पर गई, जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और डर से मेरे हाथ पर कांपने लगे। मुझे इस तरह देखकर मेरे पास बैठे चाचा ने कहा, क्या हुआ? चाचा के इतना कहते ही जब मैंने चाचा को उस ओर देखने का इशारा किया तो मेरे इशारा करते ही जब चाचा ने उस ओर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। तभी चाचा ने कहा, वहां पर तो कुछ भी नहीं है। चाचा के इतना कहते ही मैंने चाचा को बताया कि वो औरत अभी मुझे उस पेड़ पर बैठी हुई नजर आई थी। अब मेरी ये बात सुनकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर गए और पापा ने अभिषेक को और भी स्पीड से कार को चलाने के लिए कहा। पापा के इतना कहते ही अभिषेक ने कार को और भी ज्यादा स्पीड से भगाना शुरू कर दिया। अभी अभिषेक कार को उसी स्पीड से लेकर आगे की तरफ बढ़ रहा था कि तभी अचानक से रोड के बीच में कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया। और जब कार उसके पास गई तो मैंने देखा कि ये तो वही औरत थी जिसे मैंने अभी कुछ समय पहले पेड़ पर देखा था। अब उस औरत को देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा घबरा गए कि तभी पापा ने कहा कि कार को मत रोकना। पर उस औरत को देखकर हम सभी बहुत ही ज्यादा डर गए थे कि तभी कार उस औरत को पार करते हुए आगे निकल गई। और जब मैंने पीछे की तरफ पलट कर देखा तो वो औरत ज्यों का त्यों खड़ी थी और उस औरत का चेहरा बहुत ही ज्यादा भयानक था, जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। पर वहीं अभिषेक कार को उसी रफ्तार में आगे की ओर लेकर बढ़े जा रहा था कि तभी वो औरत सामने एक पेड़ पर खड़ी नजर आई कि तभी उस औरत ने पेड़ की बहुत ही मोटी डाल को हमारी तरफ फेंक दिया। अब उस औरत के फेंकते ही कार आगे निकल गई। अगर थोड़ा सा भी कार पीछे होती तो हम सभी उस डाल की वजह से कार में दबकर वहीं मर जाते। वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि कार उस डाल के गिरने से पहले ही आगे निकल गई। पर अब वो औरत हवा में उड़ते हुए हमारे पीछे आने लगी। पर अच्छी बात तो ये थी कि अभी भी अभिषेक कार उसी रफ्तार में भगाया जा रहा था। तभी रोड के दाएं तरफ एक बड़ा सा गेट दिखाई दिया और उस गेट को देखकर पापा ने कार को उस गेट की ओर जाने को कहा। पापा के इतना कहते ही अभिषेक ने कार को गेट की तरफ मोड़ लिया कि तभी अचानक से कार की रफ्तार कम होने लगी। और जब हमने पीछे पलट कर देखा तो उसे देखकर हम सभी हैरान हो गए। दरअसल हमने देखा कि वो औरत कार को पकड़कर अपनी तरफ खींच रही थी और दूसरी तरफ अभिषेक कार को स्पीड में करते जा रहा था कि तभी अचानक से उस औरत ने कार को छोड़ दिया और कार काफी रफ्तार में होने की वजह से कार उस गेट में जाकर टकरा गई, जिस वजह से हम सभी को काफी चोट आ गई। और वहीं पर अभिषेक के सर पर लगने की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो गई, क्योंकि अभिषेक का स्टीयरिंग में सर लगने की वजह से उसका सर फट गया, जिस वजह से वो मर गया। दोस्तों, ये सब देखकर हम सब बहुत ही ज्यादा डर गए थे। डर से हम सभी के पसीने छूट रहे थे। हालांकि हमें भी चोट आई थी पर उतनी गहरी नहीं थी। फिर हम सभी उस कार से उतरकर उस गेट के अंदर जाने वाले थे कि तभी उस औरत ने राजेंद्र चाचा का पैर पकड़ लिया और उन्हें घसीटते हुए वो लेकर जाने लगी। चाचा चीखते चिल्लाते रहे पर हम कुछ भी नहीं कर पाए और अचानक से चाचा अंधेरे में गायब हो गए। गायब होते ही अब चाचा की आवाज आनी भी बंद हो गई थी और आवाज के बंद होते ही मैं और पापा उस लालटेन जैसी चीज को लेकर हम दोनों उस गेट के अंदर भागते हुए जाने लगे कि तभी हमें एक कुटिया दिखाई पड़ी और उस कुटिया को देखकर पापा ने उसमें जाने का इशारा किया। इशारा करते ही हम उस कुटिया के पास जा पहुंचे और उस कुटिया के पास पहुंचते ही मैंने देखा कि उस कुटिया के अंदर एक बाबा बैठे हुए थे कि तभी पापा ने बाबा से कहा कि हमें बचा लो, वो औरत हम सभी को मारना चाहती है।
जिस पर बाबा ने कहा, मैंने तुम्हें बताया था कि जैसे ही तुम्हारा बेटा 15 साल का होगा वैसे तुम सभी पर बहुत ही बड़ी मुसीबत आन पड़ेगी, और इसीलिए मैंने तुम्हें वो ताबीज़ दिया था कि जब तक वो ताबीज़ तुम्हारे बेटे के गले में रहेगा तब तक ना तो तुम्हारे बेटे को कुछ होगा और ना ही तुम सभी को। और 15 साल के होते ही तुम अपने बेटे को मेरे पास लेकर आ जाना। पर तुम्हें ये याद ही नहीं रहा, जिस वजह से आज ये सब हो रहा है। अगर और कुछ लेट करते तो शायद ये जो हाथ में लिए हो वो भी टूट जाता और जो इसके अंदर कैद है वो बाहर आ जाता, तो तुम्हारा बेटा एक शैतान के रूप में बदल जाता और फिर तुम सभी का मरना तय था। दोस्तों, इतना बोलकर बाबा उस कुटिया से बाहर निकलकर अपनी साधना करने लगे और उस औरत को बुलाया। उस औरत के आते ही हवा बहुत ही तेज हो गई। फिर अचानक से वो औरत बाबा के सामने आकर खड़ी हो गई। उस औरत को खून से लथपथ देखकर मैं बहुत ही ज्यादा डर गया कि तभी बाबा ने अपनी तंत्र विद्या से उस औरत को कैद कर लिया और लालटेन जैसा जो था वो भी पापा से मांग लिया था। और फिर मुझे बाबा ने एक ताबीज़ दी और कहा, जब तुम 30 साल के हो जाओगे तो उसके एक दिन पहले ही तुम्हें यहाँ पर आ जाना है, नहीं तो ये औरत फिर से बाहर आ जाएगी और तुम्हें मारने की कोशिश करेगी। और फिर उसके बाद से मैंने कभी भी उस ताबीज़ को अपने से दूर नहीं किया और आज भी उस ताबीज़ को मैं संभाल कर रखता हूँ कि कहीं वो गिर ना जाए। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।